बदलते पैटर्न को देखते हुए और नए अफवाहों को देखते हुए एक क्वेश्चन हमेशा एस्पिरेंट्स के मन में रहता है कि क्या मेरा भी सिलेबस चेंज होने वाला है। लास्ट टाइम भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि क्या ओल्ड एनसीईआरटी को फॉलो करना है या न्यू एनसीईआरटी को फॉलो करना है या फिर हम किसी दूसरे बुक को फॉलो कर सकते हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस को आज एंड करना होगा। आज सभी क्वेश्चंस पे फुल स्टॉप लगेंगे क्योंकि आज मैं आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस का डिटेल सिलेबस बताने जा रहा हूं। और जी हां, आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके कवर अप यहां पे हो जाएंगे। तो अंत तक बने रहें, थोड़ा वीडियो लंबा होगा नहीं तो बने रहें, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस पे चलते हैं पॉलिटिकल साइंस के। तो आपको पता है कि आपको 2 बुक पढ़नी है। उससे पहले आपको यह जानना होगा कि जो 2 बुक पढ़नी है वो बुक आपकी बस एनसीईआरटी की बुक 1 बुक 2 है। कंटेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स रहेगा और उसके बाद पॉलिटिक्स इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस रहेगा, ठीक है। जब हम कंटेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स को पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये बेसिकली एक आईआर का पोर्शन है, इंटरनेशनल रिलेशन का पोर्शन है। और इंटरनेशनल रिलेशन एक सब्जेक्ट के तौर पे ही 1945 के बाद से आया है। तो बेसिकली यहां पे जो पहला 3 चैप्टर आप देख रहे हैं, चाहे वो आपका कोल्ड वॉर एरा हो या फिर आपकी एंड ऑफ बाइपोलैरिटी हो या फिर आपकी यूएस हेजेमनी हो, ये तीनों चैप्टर बेसिकली आपके क्या हैं? ये तीनों चैप्टर आपके एक सिंगल कंटिन्यू चैप्टर हैं। कैसे? कोल्ड वॉर एरा 1945 से स्टार्ट होता है और यूएस हेजेमनी जो है वो कहते हैं कि उसका फेज ही स्टार्ट होता है 1991 से, ठीक है। 1991 से ये 2001 तक ये रहता है, जब तक कि अटैक यूएस पे नहीं होता है 9/11 का। तो 1945 से आपको 2001 तक को बहुत ही डीप स्टडी करना है। उसके बाद कुछ टुकड़ों में आपको पढ़ना है, जैसे कि सेकेंड इराक वॉर पे जो होता है, ठीक है, जिसको हम लोग सेकेंड गल्फ वॉर भी कहते हैं। तो उन सारी चीजों को देखना है। तो यूएस हेजेमनी भी देखना है। फिर इसमें यूएस हेजेमनी से पहले आपको देखना है कि यूएस हेजेमनी क्यों हुई, क्योंकि उससे पहले जो हमारा बाइपोलर वर्ल्ड था, 2 सबसे बड़ी ताकत थी, एक यूएसए और एक यूएसएसआर, वो टुकड़ों में बट गए थे। यूएसएसआर 15 टुकड़ों में बटा, यूएसए जीत गया उस कोल्ड वॉर को, कहते हैं कि कैपिटलिज्म का वहां पे जीत हुआ। तो ये एक कंटिन्यूएशन है, ठीक। आगे बढ़ेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि यूएसए और यूएसएसआर को छोड़ करके बाकी पूरे विश्व में 1945 से लेकर के 2010 तक या फिर टिल डेट तक, ठीक है, क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हम लोग देखेंगे कि अल्टरनेट सेंटर ऑफ पावर में यूरोप किस तरह से राइज करता है, यूरोप को देख करके एशियान किस तरह से राइज करता है, चाइना का किस तरह से राइज होता है। उसके बाद हम यहां पे कंटेम्प्ररी साउथ एशिया में साउथ एशिया को देखेंगे। साउथ एशिया के जो स्टेट्स हैं उनको पहचानने के लिए मैंने आपको एक निमोनिक दिया था, पीएनबी स्क्वायर आईएमएस, ठीक है। पीएनबी स्क्वायर आईएमएस पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स एंड श्रीलंका। तो ये क्या है? ये इस सीक्वेंस में आप चलेंगे। फिर आप देखेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम दिया रहता है कि भैया लड़ाई झगड़ा को आपको रोक के रखना है, और भी बहुत सारे इसके काम रहते हैं। इसमें एमएनएसटी हुआ, ठीक है, उसके बाद आईएईए हुआ। तो ये सबको भी आपको पढ़ना होगा, ठीक। आगे बढ़ेंगे लास्ट के 3 बेसिकली आपके जो चैप्टर्स हैं वो आपके वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जो होते हैं वो कंटेम्प्ररी इशू से रिलेटेड है कि सुरक्षा कैसे क्या होती है, किस तरह की सुरक्षा को हम कैसे कह सकते हैं, संकट क्या होता है, कैसे हम लोग बच सकते हैं, वो सब कवर अप करता है। फिर प्रकृति को बचाने की जरूरत क्या, एनवायरमेंट को बचाने की जरूरत क्या है। देन ग्लोबलाइजेशन की, ये जो ग्लोबल वर्ल्ड चल रहा है, जहां पे हम कहते हैं, आप लोग कभी ना कभी एक बार जरूर निबंध या फिर ऐसे लिखे होंगे कि द वर्ल्ड इज अ ग्लोबल विलेज। विलेज का मतलब क्या है? जहां पे सब लोग एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के पास तुरंत जा सकते हैं, शेयरिंग वहां पे होती है, चीजों की फ्लो होता है। तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ये बुक 1 का सिलेबस है। बुक 2 हम बेसिकली स्टार्ट करेंगे 1947 से टिल डेट तक का, कि इंडिया में 1947 के बाद क्या क्या हुआ। तो क्योंकि 1947 से स्टार्ट कर रहे हैं तो पहला चैप्टर क्या रहेगा? पहला चैप्टर रहेगा चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, कि भारत एक राष्ट्र के तौर पे बनाने के सबसे बड़ा चैलेंज है कि भारत आजाद तो हुआ, तो इस राष्ट्र के तौर पे कैसे बना। अब इसी बुक में आपके 3 चैलेंजेस बताता है फर्स्ट चैप्टर में ही, कि सबसे पहले भारत को एक करना था, दूसरा था कि भारत में लोकतंत्र लाना था, और तीसरा कि भारत की आर्थिक विकास हो। यही 3 चैप्टर में बांटा गया है। पहला कि भारत का एकीकरण कैसे हुआ, दूसरा है कि भारत में वन पार्टी डोमिनेंस मतलब लोकतंत्र की स्थापना कैसी रही। कहते हैं कि 1947 से, या फिर यूं कहें जब फर्स्ट इलेक्शन 51-52 में होता है, तो वहां से लेकर के थर्ड इलेक्शन तक किस तरह से डोमिनेंट रहता है कांग्रेस सिस्टम का। जैसे रजनीश कोठारी कहते हैं कांग्रेस सिस्टम, कि अब ये बाद में आपको कहते हैं ना इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा, उससे पहले कहते थे जवाहरलाल नेहरू ही सब कुछ थे। उनके ही फेस पे पूरी कांग्रेस जीतती थी, चाहे वो स्टेट के इलेक्शंस हो या फिर सेंट्रल के इलेक्शंस हो।
उसके बाद हम पॉलिटिक्स एंड प्लान डेवलपमेंट देखेंगे कि जिस तरह से जब भी विकास की बात होगी, जब भी आप बोलेंगे कि रोड्स बनाने हैं, ब्रिज बनानी है, रेलवे बनाना है, तब आंदोलन होगा। तो विकास और प्रकृति और राजनीति कैसे तीनों एक साथ चलते हैं, जो कि सबसे डिफिकल्ट रहता है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये सारी चीजें इसी में आएंगे। फिर बाकी जो 3 चैप्टर रहेगा वो बात करेगा कि भारत एक देश के तौर पे हो गया, लोकतंत्र भी आ गया, उसकी आर्थिक नीति भी तय हो गई, अब उसकी विदेश नीति क्या है। तो इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन हम लोग पढ़ेंगे कि 1947 के बाद उसका अपने पड़ोसियों से क्या जो है रिश्ता रहा है। उसके बाद देखेंगे कि जो कांग्रेस, जो हम लोगों ने पढ़ा था कि कांग्रेस का डोमिनेंस रहा है, वो कांग्रेस के सामने चैलेंजेस, चुनौतियां क्या क्या रही और कैसे एक बार फिर से उस चैलेंजेस को पूरा करता है, खत्म करता है चैलेंज, और दोबारा कांग्रेस खड़ा होता है। फिर हम लोग देखेंगे कि कैसे जब दोबारा कांग्रेस खड़ा हो जाता है तो एक बहुत बड़ा भारत के लोकतंत्र में संकट आता है, जिसको हम लोग इमरजेंसी के नाम से जानते हैं। तो ये इमरजेंसी क्यों होता है, इमरजेंसी के समय क्या क्या होता है, उसके रिपरकशंस क्या क्या होते हैं। जेसी शाह कमेटी बनती है, मोरारजी देसाई पीएम बनते हैं, जनता गवर्नमेंट आती है, कुछ दिनों के बाद 44th अमेंडमेंट आता है, 42nd अमेंडमेंट को रद्द करने के लिए। इन सारे डेवलपमेंट्स को हम लोग इस बुक में पढ़ेंगे। फिर आएगा आपके लास्ट के 3 चैप्टर, जहां पे हम लोग राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट की 1947 से और आज के समय के बीच में बहुत सारे आंदोलन हुए। कहता है आंदोलन 2 तरह के होते हैं। एक तो आंदोलन जो होता है वो राजनीतिक रहता नहीं है, लेकिन उसको राजनीतिक बना दिया जाता है। जैसे किसान आंदोलन राजनीतिक नहीं था, लेकिन राजनीतिक बना दिया गया। तो कहता है पॉलिटिकल जो प्रोटेस्ट होते हैं और एक जो नॉन पॉलिटिकल प्रोटेस्ट होते हैं, बहुत थिन लेयर ऑफ डिफरेंस होता है। ठीक है, और भी बहुत एंटी अरैक मूवमेंट जो हुआ, ठीक है, ये सारी मूवमेंट्स की हम लोग बात करेंगे। फिर हर एक रीजनल एस्पिरेशन की 1947 के बाद से आज तक इंडिया में कितने अलग अलग प्रांत रहे, प्रोविंसेस रहे, जहां पे स्वायत्तता की मांग हुई, आजादी की मांग हुई। मणिपुर को हम देखेंगे, जम्मू कश्मीर को हम देखेंगे, यहाँ पे हैदराबाद के बारे में देखेंगे, पंजाब के बारे में, खालिस्तानी मूवमेंट के बारे में देखेंगे। और इसी में हम लोग भिंडरावाला की जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था इंदिरा गांधी के नेतृत्व में, जो कि इंदिरा गांधी के मर्डर का, डेथ का कारण भी बना, उसके बारे में भी देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग जब चलेंगे रिसेंट डेवलपमेंट इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर। यहां पे हम लोग देखते हैं कि कैसे जो है इंदिरा गांधी के डेथ के बाद राजीव गांधी आते हैं, राजीव गांधी के साथ कैसे डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। फिर वो उनका जो असम से रिलेशन है वो हम लोग देखते हैं। फिर हम यहाँ पे देखेंगे राम मंदिर का जो इशू रहता है वो देखेंगे। फिर उसके बाद जो वुमेन एक्ट लेकर के आते हैं, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट लेकर के आते हैं राजीव गांधी, वो लेकर के आएंगे। उनके कांग्रेस के चेंजिंग स्टेटमेंट्स, वुमेन्स को अपीजमेंट पॉलिसीज जो रहते हैं वो हम लोग देखेंगे। और रिसेंट डेवलपमेंट्स में टिल नरेंद्र मोदी तक में हम देखेंगे कि किस तरह से बीजेपी जो लेड की जाती है नरेंद्र मोदी जी जो द्वारा, और 2014 में वो पहली बार एज अ पीएम आते हैं और थर्ड टाइम 2024 में एज अ टर्म कंटिन्यू रखते हैं। ठीक है, यहां तक हम लोग बात करेंगे, तो वो सबसे ज्यादा रहेगा। अब बात करते हैं कि दोनों बुक में इंपॉर्टेंट क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है सर दोनों में इंपॉर्टेंट क्या है, तो आप देख लीजिए कि इंपॉर्टेंट क्या है, इससे अंदाजा लगा पाओगे। ये तुम्हारे पास ग्राफ है, कौन सा क्वेश्चन इजी रहा, मीडियम रहा, हार्ड रहा, भूल जाओ, इजी मीडियम हार्ड। कितने क्वेश्चन आए, तो कहता है कि इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस से 27 क्वेश्चन आए और कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स से 23 आए। ये 2024 का एनालिसिस है। लेकिन अगर हम बात कर लें 2023 का, तो उसमें 2023 में क्या था, इस बुक से ज्यादा थे, फर्स्ट बुक से ज्यादा थे, सेकंड बुक से कम थे। तो दोनों बुक से 50-50% चांसेस रहते हैं और आते हैं। और इस बार तो आपका 50 क्वेश्चन रहेगा, 50 के 50 करने रहेंगे, मतलब कि 10 जो स्किप करने का ऑप्शन है वो नहीं है। मतलब कि आपका जो कंपटीशन है वो नेक थ्रोट होने वाला है। ठीक है, ये पेपर एनालिसिस है। ये डिटेल में पेपर एनालिसिस में आप लोगों को लेकर के आऊंगा दूसरे वीडियो में। इस सीरीज में आपको मैं टोटली 3 या 4 वीडियो दूंगा, जहां पे डिटेल एनालिसिस आप लोगों को आगे चैप्टर वाइज मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो उस वीडियो को भी आप देख लीजिएगा। बाकी अगर आप चाहते हैं इन पूरे चैप्टर्स को अच्छे से डिटेल में पढ़ना, तो वरदान बैच के बाद वन ऑफ द बेस्ट बैच जो आपके पास आ गया है वो है हमारा हौसला बैच, जहां पे मैं अभी आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, ह्यूमैनिटीज डोमेन में दोनों प्रोवाइड करूंगा। वहां पे डीपीपी क्वेश्चन पेपर जो पैटर्न रहता है उसी पैटर्न पे आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा। साथ ही मेरे हैंड रिटन नोट्स आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, जो मैंने वरदान बैच के स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया है या फिर मैं उनको जो प्रोवाइड करने वाला हूं, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, तो अभी तक ऑफर है, आप जितना जल्दी चाहें उतना जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं। स्टेप्स यहाँ पे हैं ज्वाइन करने का। अदरवाइज आपको एक नंबर दिख रहा होगा, उस नंबर पे भी आप कॉल करके क्वेरी कर सकते हैं एंड यू कैन गेट इनरोल्ड योरसेल्फ हियर। ठीक है, तो मिलते हैं
अगले वीडियो में मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि 3 वीडियोस और इस सीरीज में आएंगी, तो उस सब वीडियो को देखिएगा ताकि आपका जो डाउट है वो और क्लियर हो सके। विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन थैंक यू सो मच।